हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपना और अपनी पढ़ाई का ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रख रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली न्यूज़ एक्सप्रेस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं रेडियल लर्निंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं उपासना जैन आपका स्वागत करती हूँ। चलिए देख लेते हैं आज के सेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या डिस्कस करेंगे। हम लोग न्यूज़ डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू किस टाइप का बनेगा वो डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो भी है वो सारी डिस्कस करेंगे। जीके और एक्स्ट्रा फैक्ट अगर कोई है तो वो देखेंगे। मैप बेस अगर कोई न्यूज़ है तो उसकी लोकेशन के साथ हम उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग अपने दिन की शुरुआत एक प्यारे से कोटेशन के साथ में करते हैं। तो भाई आज का कोटेशन क्या है? आज का कोटेशन है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। तो आई होप सब लोग इन चीजों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करेंगे। चलिए देख लेते हैं आज की फर्स्ट न्यूज। बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रहने वाली है आप लोगों के लिए। राशिद खान के बारे में यहाँ बात की गई है। यहाँ बताया गया है क्या? यहाँ बताया गया है राशिद खान क्रिएट्स हिस्ट्री, बिकम्स यंगेस्ट बॉलर टू टेक 400 T20 विकेट्स। मतलब यहाँ बात की गई है राशिद खान के बारे में। अच्छा, यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन क्या बनेगा आप लोगों का वो डिस्कस करते हैं और बाद में आगे जानेंगे न्यूज़ क्या है। चलिए, राशिद खान इज रिलेटेड टू विच कंट्री? सो राशिद खान का संबंध किस देश से है? यहाँ पर हमें चार ऑप्शन दिए हैं, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान। अगर यहाँ हम देखें हमारा करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा बन जाता है अफगानिस्तान। जी हाँ, अफगानिस्तान इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए अब देख लेते हैं प्रॉपर तरीके से न्यूज़ क्या है। तो यहाँ बात कर लेते हैं न्यूज़ के बारे में। राशिद खान ने हिस्ट्री बनाई है, मतलब यहाँ बात की गई है दुबई में जो हाल फिलहाल में मैच चल रहा था ना, कौन सा, न्यूजीलैंड के खिलाफ, अपनी टीम के महत्वपूर्ण सुपर 12 मैच के दौरान अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान ने 400 T20 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के ये गेंदबाज बन चुके हैं। बहुत अच्छी बात है, इनके बारे में इसीलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए, अच्छा इन्होंने किसका विकेट लिया? जो लास्ट वाला विकेट था ना 400 नंबर का, वो किनके लिए लिया? मार्टिन गप्टिल। मार्टिन गप्टिल का इन्होंने विकेट लिया 400वें नंबर का। अच्छा, यहाँ पर पूछा जा सकता है क्या मार्टिन गप्टिल जो है वो कौन से कंट्री से रिलेटेड है? ये भी आपको पता होना चाहिए, साथ में न्यूजीलैंड से। चलिए, यहाँ मैं आपको बता दूं राशिद क्रिकेटरों के एक ऐसे विशेष समूह में, मतलब एक्सक्लूसिव ग्रुप में आ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच अभी जो प्रेजेंट में चल रहा था ना T20, उस वाले विश्व कप मैच में अपना 400वां विकेट ले लिया। ठीक है, तो इसीलिए वो एक स्पेशल कैटेगरी में आ चुके हैं, स्पेशल ग्रुप में आ चुके हैं, इसीलिए उनके बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। चलिए, यहाँ बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बारे में जो इंडिया से रिलेटेड है। यहाँ पर सबको पता ही होगा, वैसे तो इन सबके नाम बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं। सचिन तेंदुलकर, रविंद्र जडेजा, साथ में ऋषभ पंत, विराट कोहली, आर अश्विन और युवराज सिंह, MS धोनी, जसप्रीत बुमराह, सौरव गांगुली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और कपिल देव। अच्छा, वुमेन की टीम की भी बात कर लेते हैं फटाफट से। मिताली राज, स्मृति मंधाना, झूलन गोस्वामी, पूनम यादव, साथ में दीप्ति शर्मा, शेफाली वर्मा और हरमनप्रीत कौर, अंजुम चोपड़ा। तो यहाँ पर हमें ये पूरी की पूरी लिस्ट देखने को मिल जाती है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा, आप लोगों का आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्या? फर्स्ट क्वेश्चन है वुमेन टीम की कप्तान इंडिया की कौन है एट प्रेजेंट? तो आप लोगों को क्या करना है ना, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख देना है फटाफट से वीडियो को पॉज करके। चलिए देख लेते हैं आज की अगली न्यूज क्या है। अगली न्यूज में बताया गया है क्या? फर्स्ट एवर बैम्बू बैट के बारे में। क्या न्यूज है, क्यों इंपॉर्टेंट है, किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, आगे के स्लाइड्स में डिस्कस करते हैं। अगर यहाँ पर बात करें हम लोग क्वेश्चन क्या बनेगा, तो क्वेश्चन बन जाएगा क्या? बैम्बू एंड केन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो यहाँ पर डायरेक्टली पूछा गया है क्या बांस और गन्ना विकास संस्थान जो है वो किस राज्य में स्थित है। अगर यहाँ बात करें हम लोग करेक्ट आंसर की,
तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी देखें तो यहाँ पर आप लोग को पता होना चाहिए त्रिपुरा इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं प्रॉपर न्यूज़ क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग सी ये न्यूज़ होने वाली है। यहाँ मैं आपको बता दूं क्या, त्रिपुरा के बैम्बू एंड केन डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज और नॉर्थ ईस्ट सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच ने उद्योग के सभी स्थापित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए देश का पहला बांस से बना क्रिकेट बैट बनाने का दावा किया। तो यहाँ पर बात की गई है बैम्बू एंड केन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के बारे में, साथ में नॉर्थ ईस्ट सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच के बारे में। तो इन दोनों ने ऐसा क्लेम किया है कि भैया ये लोग ना कंट्री का ऐसा पहला बैम्बू मेड क्रिकेट बैट बना के दे देंगे। चलिए सारे प्रोटोकॉल्स को हाथ में रखकर, मतलब पूरे प्रिकॉशंस एंड प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखते हुए इन चीज़ों को बनाया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अब इस बैट के बारे में, कुछ बातें और कुछ बातें स्टैटिक वे में। यहाँ बात कर लेते हैं हम लोग, दीज बैट्स आर सुटेबल फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। अब T20 है, ODI है, किसी भी टाइप का मैच है, ठीक है, सभी मैचेस के लिए ये जो बैट्स है ना ये सुटेबल है, बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से इनको यूज़ किया जा सकेगा। चलिए यहाँ मैं आपको बता दूँ विलो के बारे में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई ये क्या चीज़ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। विलो WILLOW, विलो इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वुड। ये एक टाइप की वुड है जिसका यूज मोस्टली बैट बनाने के लिए ही किया जाता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर बात की गई है बिप्लब कुमार देव जी के बारे में। तो ये कौन है, सबसे पहले आप ये मैं आपको बता देती हूँ, ये CM है कहाँ के, त्रिपुरा के। इन्होंने रिसेंटली एक गिवन मतलब बिप्लब कुमार देव was recently given a demonstration of the product by the company CEO। यहाँ पर बात की गई है इनके बारे में, इन्होंने हाल फिलहाल में एक डेमोन्स्ट्रेशन भी दे दिया। चलिए अब यहाँ पर हमारा फर्ज क्या बन जाता है, त्रिपुरा की बात हुई है तो यहाँ पर हमारा बेसिक फर्ज और फंडामेंटल मतलब जो मतलब कहते हैं ना बहुत ही ज़्यादा फर्ज बन जाता है क्या कि त्रिपुरा के बारे में जान लेते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं इसका स्टेटहुड दिवस कौन सा है, मतलब 21 जनवरी 1972 को इसको स्टेट का दर्जा मिला था और यूनियन टेरिटरी का दर्जा इसे कब दिया गया था, 1956 में इसको एज यूनियन टेरिटरी कंसीडर किया जाता था। यहाँ बात कर लेते हैं कैपिटल के बारे में। तो कैपिटल आपको पता होनी चाहिए अगरतला, यहाँ पर हमें कैपिटल इसकी देखने को मिल जाती है। मोस्ट पॉपुलर सिटी भी हमें अगरतला ही देखने को मिल जाती है। चलिए डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। गवर्नर की बात करें तो सत्यदेव नारायण आर्य जी हमें गवर्नर देखने को मिलते हैं। और यहाँ बात करें बिप्लब कुमार देव की, एज ऑलरेडी आई टोल्ड यू, CM हमें देखने को मिल जाते हैं। चलिए यूनिकैमरल में 60 सीटें हमें देखने को मिल जाती है। अच्छा यहाँ पर लोकेशन की बात कर ले तो बांग्लादेश से ये घिरा हुआ है इंटरनेशनल बाउंड्री में, और कौन कौन से स्टेट से ये घिरा हुआ है, असम और मिजोरम से ये घिरा हुआ हमें दिख जाता है। लोकेशन आप लोग को पता होनी चाहिए इसके बारे में। चलिए देख लेते हैं आज की अगली न्यूज, वीडियो लाइव सर्टिफिकेट फैसिलिटी क्या चीज है, क्यों इम्पोर्टेंट है, किस तरह से क्वेश्चन बनेगा, सारी चीजें डिस्कस करते हैं आगे के स्लाइड में। यहाँ बात की जा रही है विच बैंक हैज लॉन्च्ड अ वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस फॉर पेंशनर्स, मतलब किस बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा को शुरू किया है। यहाँ पर बात कर लेते हैं करेक्ट आंसर की। तो भाई इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है, इसका करेक्ट आंसर है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। यहाँ मैं आपको बता दूं क्या, सेवानिवृत्त लोगों के लिए बेसिकली इसको स्टार्ट किया गया है, किसके द्वारा, SBI के द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा एक वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा को शुरू किया गया है हाल फिलहाल में। यह नई सेवानिवृत्त लोगों को अपने घरों के आराम से वीडियो के माध्यम से अपने जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में भी सक्षम बनाने वाली है।
तो बेसिक रीजन इसका क्या है, सर्विस ये किस टाइप की देगी, यहाँ पर सर्विस दी जाएगी जो सेवानिवृत्त लोग है ना वो अपने घरों पे आराम से बैठ के वीडियो के माध्यम से अपने जीवन प्रमाण पत्र को जमा करने में सक्षम रहेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ और इसके बारे में। दिस सर्विस इज ऑफर्ड, यहाँ बात की गई है किसके बारे में, ये सर्विस किनको दी जाएगी, तो ये सर्विस दी जाती है, यह सेवा सेवानिवृत्त लोगों को दी जाती है पारिवारिक पेंशन भोगियों के अलावा। मतलब यहाँ मैं आपको अगर एग्जाम्पल के रूप में बताऊं तो सरकारी पेंशन पाने वाले के जीवन साथी को इस विकल्प का उपयोग करने की अनुमति नहीं होती। मतलब कोई भी अगर स्पाउस है ना तो वो इसका यूज नहीं कर सकता, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं आज की अगली न्यूज के बारे में। अगली न्यूज में आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये कौन है, प्रियंका मोहिते जी हैं। क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा ये भी डिस्कस कर लेते हैं और प्रॉपर न्यूज क्या है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लेगा क्या प्रियंका मोहिते इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है प्रियंका मोहिते किस खेल से संबंधित हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट आर करेक्ट आंसर इज माउंटेनियर, शी इज अ माउंटेनियर। अब यहाँ पर बात की गई है प्रियंका मोहिते टू रिसीव 2020 तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं 28 साल इनकी उम्र है सिर्फ और सिर्फ, महाराष्ट्र से ये रिलेटेड है, प्रियंका मोहिते इनका नाम है एंड शी हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द प्रेस्टिजियस तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2020 by the Ministry of Youth Affairs and Sports for her outstanding contribution to the field of land adventure। मतलब इनको अभी हाल फिलहाल में नॉमिनेट किया गया है फॉर द प्रेस्टिजियस कौन सा अवार्ड, तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2020 के द्वारा। चलिए जो कि ऑर्गेनाइज किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा फॉर हर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ लैंड एडवेंचर। तो कौन सी फील्ड से ये रिलेटेड है, कौन सी फील्ड से ये अवार्ड से इनको नवाजा जाएगा ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए यहाँ बात कर लेते हैं कुछ इनके बारे में। उन्होंने माउंट एवरेस्ट, माउंट लोहोत्सो और माउंट मकालू दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई की है। वह दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची हिमालयी चोटी कौन सी, अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी। तो यहाँ पर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु हैज बीन फर्स्ट इंडियन वुमेन टू समिट माउंटेन अन्नपूर्णा द वर्ल्ड्स 10th हाईएस्ट हिमालयन पीक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रियंका मोहिते। चलिए बात कर लेते हैं आज की अगली न्यूज के बारे में। जैगुआर्स फॉर्मूला ई टाइटल पार्टनर क्या चीज है, क्या न्यूज है, क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा डिस्कस कर लेते हैं आगे के स्लाइड्स में। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है क्या 2021-22 ABBFIA फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले कौन सी कंपनी टाइटल पार्टनर के रूप में ब्रिटिश रेसिंग टीम जैगुआर रेसिंग में शामिल हुई है। मतलब which company has joined British racing team Jaguar Racing as the title partner ahead of 2021 to 2022 ABBFIA Formula E World Championship। क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप की यहाँ पर बात की गई है इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बन जाता है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। यहाँ बात कर लेते हैं करेक्ट आंसर की, तो भाई इसका करेक्ट आंसर है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। यहाँ बात की गई है TCS के बारे में, तो ये आपको पता होना चाहिए। TCS has become the title partner of Jaguar Racing। हाल फिलहाल में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज बन चुकी है पार्टनर जैगुआर रेसिंग की। चलिए यहाँ मैं आपको बता दूं क्या अब ब्रिटिश रेसिंग टीम, ये एक ब्रिटिश रेसिंग टीम है जिसमें अहेड ऑफ ABBFIA फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप इन 2021। तो आई होप चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी। अच्छा
इसका जो नाम रखा जाएगा ना वो क्या रखा जाएगा मैं आपको बता दूं, जैगुआर टीसीएस रेसिंग। जैगुआर टीसीएस रेसिंग इसका नाम रखा जाने वाला है। चलिए, टीसीएस और जैगुआर एक गतिशील मंच बनाने के लिए सहयोग करने वाले हैं जो कि नवीन अवधारणाओं और इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करते हुए अनुसंधान और विकास का भी समर्थन करेगा। चलिए, तो यहाँ पर हमने ये सारी चीजें डिस्कस करी। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूं क्या इसके बारे में, टीम के बदलाव में 2022 के लिए नई पोशाक मतलब नया ड्रेस, नया यूनिफॉर्म भी जारी किया गया है, नई ब्रांडिंग होगी प्रॉपर तरीके से। चलिए, द टीम इज कमिंग ऑफ इट्स मोस्ट सक्सेसफुल फॉर्मूला ई सीजन टू डेट। तो यहाँ बात की गई है टीम अपने अब तक के सबसे सफल फॉर्मूला ई सीजन से बाहर आ रही है। अच्छा, जैगुआर फिनिश्ड सेकंड ओवरऑल इन दी 2021 फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप विद ड्राइवर्स मिच एवंस एंड सैम बर्ड। मतलब यह बात की गई है जैगुआर 2021 फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप में ड्राइवर मिच इवांस एंड सैम बर्ड के साथ दूसरे स्थान पर हमें देखने को मिला। तो यहाँ पर हमने जैगुआर टीसीएस के बारे में बात की। चलिए देख लेते हैं आज की अगली न्यूज, द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे। क्या चीज है, समझ में आ रही है? बुक जैसा कुछ लग रहा है ना? हाँ भाई, ये बुक ही है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है, अगर ये बुक है तो लिखा भी होगा किसी ने, किन्होंने लिखा है वो डिस्कस करते हैं आगे के स्लाइड में। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है क्या, हु इज द ऑथर ऑफ द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे। यहाँ बात की गई है क्या, द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे के जो लेखक हैं वो कौन है। तो अगर मैं आपको करेक्ट आंसर इसका बता दूं तो भाई इसका करेक्ट आंसर हो जाता है क्या, भास्कर चट्टोपाध्याय। भास्कर चट्टोपाध्याय इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं कुछ हम लोग। ये अगर मैं आपको बता दूं, प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता कौन है, सत्यजीत रे हैं। इनका जीवन भास्कर चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित और वेस्टलैंड के द्वारा प्रकाशित द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे नामक एक नई पुस्तक में वर्णित किया जा रहा है। काइंड ऑफ बायोग्राफी हम कह सकते हैं। इनके पूरे करियर के बारे में बात की गई है, किन्होंने इसे लिखा है, भास्कर चट्टोपाध्याय के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। चलिए अब यहाँ पर बात हो रही है किनके बारे में, यहाँ पर बात हो रही है भास्कर चट्टोपाध्याय जी के बारे में। तो हमारा फर्ज बन जाता है उनसे रिलेटेड और इम्पोर्टेंट बुक्स जानने का। तो भाई 2018 में एक बुक आई थी पतंग, मूवी नहीं बुक आई थी, ठीक है, कंफ्यूज मत हो ना, मूवी है या बुक है। तो भाई ये बुक है, पतंग नाम की बुक आई थी। कब आई थी, 2016 में ये हमें देखने को मिली थी। अच्छा यहाँ बात कर लेते हैं किसके बारे में, यहाँ बात कर लेते हैं हेयर फॉल्स द शेडो, हमें देखने को मिली 2017 में। साथ में मैं आपको बता दूं क्या, साथ में मैं आपको बता दूं द डिसअपीयरेंस ऑफ सैली एंड सिकोरा। तो यहाँ बात की गई है द डिसअपीयरेंस ऑफ सैली सिकोरा कब हमें देखने को मिली थी, 2018 में ये हमें देखने को मिली थी। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। पतंग नाम की जो बुक है वो आई थी 2016 में, हेयर फॉल्स द शेडो 2017 में, और द डिसअपीयरेंस ऑफ सैली सिकोरा हमें देखने को मिली 2018 में। किनके द्वारा, भास्कर चट्टोपाध्याय जी के द्वारा। चलिए यहाँ बात कर लेते हैं आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज की, बंधन बैंक। यहाँ बात की गई है किसके बारे में, बंधन बैंक के बारे में। बंधन बैंक नेम्ड जुबीन गर्ग। क्या चीज है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन क्या बनेगा डिस्कस कर लेते हैं। बंधन बैंक हैज अनाउंस्ड पॉपुलर एसमीज एंड बॉलीवुड सिंगर जुबीन गर्ग as the brand ambassador for the bank in which state। एसमीज यहाँ लिखा हुआ है, तो आई होप सब लोग समझ गए होंगे इसका करेक्ट आंसर। तो भाई इसका करेक्ट आंसर है आसाम। आसाम इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। जुबीन गर्ग, अ पॉपुलर एसमीज एंड बॉलीवुड सिंगर, हैज बीन नेम्ड एज बंधन बैंक्स ब्रांड एम्बेसडर इन आसाम। लोकप्रिय असमिया और बॉलीवुड गायक जुबीन गर्ग को
असम में बंधन बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। चलिए, दिस इज अ हिस्टोरिक पार्टनरशिप फॉर बंधन बैंक as it is the first time the bank has partnered with a brand ambassador since its founding 6 years ago। मतलब ऐसा पहली बार देखा जा रहा है। अभी 6 साल पहले इस बैंक की स्थापना की गई थी और 6 साल के अंदर अंदर हमें देखने को मिल गया इस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर। चलिए, इसके बारे में कुछ और मैं आपको बता दूं। क्या जुबीन ने इस सहयोग की शुरुआत के उपलक्ष्य में एक नया संगीत वीडियो भी जारी किया। अच्छा, कोई भी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी होती है ना, तो उसको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं, बहुत ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो वो अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लेती हैं। ठीक है, या एक्टर है, एक्ट्रेस है, कोई प्लेयर है, स्पोर्ट्स प्लेयर है, कोई सिंगर है, ठीक है, कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी होती है ना, तो वो और डबल इम्पॉर्टेंट बन जाती है। क्यों? हम लोग के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। चलिए, यहाँ बात कर लेते हैं हम इनके बारे में कंटिन्यू, जिसमें असमिया संस्कृति और विरासत के विभिन्न पहलुओं को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ बात की गई है असमीज जो कल्चर है ना, असम का जो कल्चर है उसके बारे में, असम का जो हेरिटेज है उसके बारे में इस सॉन्ग में दिखाया गया है। चलिए, यहाँ मैं आपको बता दूं, क्या बंधन बैंक गीत और वीडियो के निर्माण के लिए जिम्मेदार रहा। यहाँ पर सॉन्ग का जो टाइटल वर्ड्स है मैं आपको बता दूं, एक्सोम अमर मोने प्राण शीर्षक वाला वह गीत कई प्रकार के असमिया लोक संगीत का एक मधुर संयोजन भी है। तो यहाँ पर फोक म्यूजिक के बारे में बात की गई है। ये आपको पता होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा आसाम से रिलेटेड हमें आइडिया होना चाहिए। अब यहाँ पर प्रॉपर तरीके से न्यूज में मैप डिस्कस कर लेते हैं किसका, आसाम का, और आसाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्या क्या बन सकता है वो भी डिस्कस कर लेंगे। स्टेट डे की बात करें, स्टेटहुड डे की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को इसका स्टेटहुड दिवस ऑब्जर्व किया जाता है। दिसपुर इसकी कैपिटल हमें देखने को मिल जाती है, साथ में लार्जेस्ट सिटी गुवाहाटी। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 34 डिस्ट्रिक्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूं गवर्नर के बारे में, तो जगदीश मुखी यहाँ पर गवर्नर हमें देखने को मिलते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ पर हमें कौन, सीएम देखने को मिल जाते हैं। चलिए, यूनिकैमरल में बात करें तो 126 सीटें, साथ में राज्यसभा की सीटों की बात करें 7 सीटें, लोकसभा में 14 सीटें, गुवाहाटी में हमें हाई कोर्ट देखने को मिल जाता है। असमीज यहाँ पर हमें ऑफिशियल लैंग्वेज देखने को मिल जाती है। चाइना, भूटान, साथ में बांग्लादेश और म्यांमार, यहाँ पर हमें इन सब कंट्रीज से ये बाउंडेड देखने को मिलता है। बाउंड्री लाइन चाइना, भूटान, बांग्लादेश, साथ में म्यांमार, इसकी बाउंड्री लाइंस हमें देखने को मिल जाती है। अच्छा, यहाँ बात कर लेते हैं स्टेट्स की, तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, साथ में त्रिपुरा, मिजोरम और नागालैंड, साथ में मणिपुर भी यहाँ पे टच हमें होता हुआ दिखता है। चलिए, कौन कौन से स्टेट्स मैं रिपीट कर देती हूँ, अरुणाचल, मेघालय, साथ में नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, और साथ में त्रिपुरा हमें देखने को यहाँ पर मिल जाता है। टोटल कितने नेशनल पार्क हमें देखने को यहाँ पर मिलते हैं, टोटल 7 नेशनल पार्क हमें देखने को मिलते हैं। 2 नेशनल पार्क हाल ही में बनाए गए हैं। चलिए, बात कर लेते हैं आज की अगली न्यूज की साइड, इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी के बारे में। इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। सो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, क्या यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है अंतरराष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो भाई यहाँ मैं करेक्ट आंसर आपको बता दूं, 8 नवंबर। जी हाँ, 8 नवंबर को इसको ऑब्जर्व किया जाता है। अब देख लेते हैं इसके बारे में कुछ कुछ खास बातें। हर साल 8 नवंबर को पूरा वर्ल्ड सेलिब्रेट करता है क्या, अंतरराष्ट्रीय डे ऑफ रेडियोलॉजी, इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी। ठीक है, दुनिया भर में इसको मनाया जाता है। तो सोच लीजिए आप लोग कितना इम्पोर्टेंट ये रहने वाला है। चलिए, यहाँ मैं आपको बता दूं इसका जो पर्पस है, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, सुरक्षित रोगी देखभाल प्रदान करने में रेडियोलॉजी के महत्व के बारे में उन जन जागरूकता को बढ़ाना और स्वास्थ्य प्रणाली में रेडियोलॉजिस्ट और रेडियोग्राफर की
महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में सार्वजनिक ज्ञान में सुधार करना। तो बेसिकली अगर कोई भी डे को ऑब्जर्व किया जा रहा है ना, तो बेसिक रीजन क्या होते हैं उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना, या फिर उससे रिलेटेड किसी चीज को रोकथाम पे लगाया गया है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे डे भी मनाए जाते हैं जिन पे रोकथाम की बात की जाती है, ठीक है, कंजर्वेशन की बात की जाती है, प्रोटेक्शन की बात की जाती है, अवेयरनेस की बात की जाती है। तो ये हमें पता होना चाहिए किस चीज का इसका मुद्दा रहने वाला है। अब यहाँ पर डे की बात की गई है तो थीम भी ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो इस साल का थीम क्या रहा है? इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी एक्टिव पेशेंट केयर। मतलब इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी एक्टिव पेशेंट केयर जो है वो 2021 का थीम हमें देखने को मिल जाता है। चलिए यहाँ हम बात कर लेते हैं किसके बारे में। रेडियोलॉजी इज अ मेडिकल स्पेशलिटी दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ मेडिकल इमेजिंग to diagnose and treat disease in both animals and humans। मतलब जो रेडियोलॉजी के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको ओवरव्यू दे दूं। रेडियोलॉजी एक चिकित्सा विशेषता है जिसमें जानवरों और मनुष्य दोनों में रोगों के निदान और उपचार के लिए चिकित्सा इमेजिंग का यूज किया जाता है। चलिए यहाँ मैं आपको बता दूं इसके बारे में, रोगों के निदान या उपचार के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज किया जाता है। एक्सरे रेडियोग्राफी, चलिए साथ में अल्ट्रासाउंड, अच्छा उसके बाद में कंप्यूटेड टोमोग्राफी जिसको सीटी भी कहा जाता है, न्यूक्लियर मेडिसिन इंक्लूडिंग यहाँ पर बात की गई है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी के बारे में जिसको शॉर्ट में क्या पैट भी पीईटी भी कहा जाता है। यहाँ बात की गई है फ्लोरोस्कोपी के बारे में और यहाँ बात की गई है एमआरआई के बारे में जिसको इंग्लिश में मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग और हिंदी में क्या कहा जाता है, चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग जिसको कहा जाता है। चलिए यहाँ मैं आपको बता दूं क्या थोड़ा थोड़ा और इम्पोर्टेंट ओवरव्यू ले लेते हैं इनके बारे में। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी इमेजिंग जो टेक्निक है इसकी देखरेख में न्यूनतम इन्वेंसिव मेडिकल ऑपरेशन करने की भी प्रथा है। चलिए 1895 की बात करें तो 1895 में विल्हेम रोएंटजन के द्वारा एक्सरे की खोज भी इसी दिन की याद में की जाती है। चलिए ये दिन इसी वजह से ऑब्जर्व किया जाता है और पहला विश्व रेडियोलॉजी दिवस जो था वो 2012 में आयोजित किया गया था। तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे WTPD। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा क्या वर्ल्ड अर्बनिज्म डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। सो इफ वी टॉक अबाउट आर करेक्ट आंसर, तो भाई हमारा करेक्ट आंसर है 8 नवंबर। जी हाँ, 8 नवंबर को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे। और वर्ल्ड अर्बनिज्म डे is observed around the world to recognize and promote the role of planning in the creation of livable cities। मतलब यहाँ बात की जा रही है विश्व शहरीकरण दिवस के बारे में जिसे विश्व नगर नियोजन दिवस के रूप में भी जाना जाता है। दुनिया भर में रहने योग्य शहरों के निर्माण में योजना की भूमिका को पहचानने और बढ़ावा देने के लिए जिसको ऑब्जर्व किया जाता है। चलिए यहाँ मैं आपको बता दूं विश्व शहरीकरण दिवस शहरी और क्षेत्रीय विकास के पर्यावरणीय परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक परिप्रेक्ष्य से योजना की जांच करने का एक अवसर भी है। चलिए यहाँ हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सिटी एंड रीजनल प्लानर्स WUD की मेजबानी करता है। कौन होस्ट करता है इसको होस्ट करता है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सिटी एंड रीजनल प्लानर्स। चलिए यहाँ मैं आपको बता दूं क्या प्रोफेसर कार्लोस मैरिया डेल्टा पेरोला ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्यूनोस एरीज इनॉग्रेटेड द डे इन 1949 टू प्रमोट पब्लिक एंड प्रोफेशनल इंटरेस्ट इन प्लानिंग। मतलब पब्लिक और प्रोफेशनल्स का जो इंटरेस्ट है प्लानिंग में
इस वजह से इस चीज को प्रमोट करने के लिए इस दिन को इनॉग्रेट, इस दिन की शुरुआत की गई थी 1949 में। चलिए देख लेते हैं आज का अंतिम प्रश्न। यूनियन पावर मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द पकाल-डूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन JNK। JNK मतलब जम्मू कश्मीर, सबको पता होगा। चलिए यहाँ बात कर लेते हैं हु इनॉग्रेटेड, किन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है, किसको? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पाकल-दुल जल विद्युत परियोजना की मुरुसुदर नदी का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? तो भाई यहाँ मैं करेक्ट आंसर बता दूं, RK सिंह इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए इसके बारे में मैं आपको बता दूं क्या, इसके बारे में अगर हम बात करें, पाकल-दुल जल विद्युत परियोजना का निर्माण चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और जम्मू कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम के द्वारा किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कौन? RK सिंह ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पाकल-दुल जल विद्युत परियोजना के मुरुसुदर नदी के डायवर्जन का उद्घाटन किया। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ बात की गई है चिनाब नदी को, चिनाब नदी को मारुसुदर नदी द्वारा पोषित किया जाता है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा फेमस कौन सी नदी है? सहायक नदी हमें देखने को मिल जाती है। चलिए तो आज की वीडियो में हमने बहुत सारी न्यूज़ डिस्कस करी जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली हैं। आई होप चीज़ें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अगर कहीं भी कोई भी इश्यू आपको लगता है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। मैं उस चीज़ का ट्राई करूँगी आंसर करने का। चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर।